मंच कटक कट राज सक्तु चंदन गंगा शाटक अन्न पुरुषेशु अतत भावे अपि। इनमें अतत भाव होते हुए भी तदुपचार है, उसका उपचार हो जाता है। एक एक का एक एक के साथ संबंध है। जैसे सहचरण का ब्राह्मण के साथ है, स्थान का मंच के साथ, तादर्थ का कट के साथ। तो ऐसे आगे भाष्य में दिखाई रखा है ये, तो इसलिए यहाँ नहीं करेंगे, आगे भाष्य में पढ़ते हैं। अतत भावेपि तदुपचार इति। अतत भाव में भी तदुपचार हो जाता है। अतत शब्दस्य तेन शब्देन अभिधानम इति। अतत शब्द से भी, अतत शब्द का तेन शब्देन उस शब्द के साथ अभिधान कर दिया जाता है, माने जिसका वो शब्द वाचक नहीं है ऐसा वाच्य, तो उस वाच्य का उस अतत शब्द से भी कथन हो जाता है। गो शब्द किसका वाचक नहीं है? केवल व्यक्ति का वाचक नहीं है गो शब्द। तो कह रहे हैं कि जिसका वो शब्द वाचक नहीं है, गो शब्द अर्थात व्यक्ति का वाचक नहीं है, तो उस अतत शब्द से भी उस तत् का कथन हो जाता है। तो गो शब्द से व्यक्ति का कथन हो जाएगा। कैसे होगा? सहचरणात्, कह रहे हैं सहचरण से। जैसे यष्टिकाम भोजय इति, कोई कहें कि यष्टिकाम लाठियों को खाना खिलाओ, दंडों को खाना खिलाओ। यष्टि का मतलब लाठी, तो इसका मतलब क्या है? लाठी वालों को। तो क्योंकि लाठी का सहचरण है उनके साथ, हमेशा लाठी साथ रहती है, तो इसलिए लाठी तो खाना खाती नहीं है, तो सहचरण से अतत भाव में भी तद्भाव हो जाता है। तो यष्टिकाम भोजय, तो यष्टिका सहचरितो ब्राह्मणों अभिधीयते इति। तो यहाँ पर यष्टिका के साथ रहने वाले जो ब्राह्मण हैं उसका अभिधान किया जा रहा है खाने की क्रिया से। स्थानात्, स्थान से भी अतत भाव में तद्भाव हो जाता है। मंचाः क्रोशन्ति, तो मंच थोड़ी चिल्ला रहे हैं। मंचस्थाः पुरुषा अभिधीयन्ते, वहाँ मंच के साथ जिनका सहयोग है, उस स्थान के साथ जिनका योग है, तो उनका कथन किया जा रहा है। तादर्थात्, तादर्थात् उसके लिए, जिस वस्तु को बनाने के लिए कोई जो रॉ मटेरियल है उसमें भी वो बनने वाली वस्तु का कथन हो जाता है। जैसे कटार्थेषु वीरणेषु व्युह्यमानेषु कटम करोति इति भवति। जैसे तिनके ही रखे हुए थे, अभी तो ला करके उन्होंने चटाई बनाना शुरू नहीं किया, और फिर किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो बोल चटाई बना रहा हूँ। तो चटाई संज्ञा तो तब होती जब बुन जाता, अभी तो तिनके हैं ना, लेकिन तिनके किसके लिए हैं? तादर्थ, उसके लिए हैं, चटाई के लिए हैं। तो इसलिए यद्यपि वो चटाई नहीं है तो भी व्यक्ति क्या प्रयोग करता है? चटाई बना रहा हूँ। ऐसे ही वृत्तात्, वृत्ति से भी कथन हो जाता है, स्वभाव से, वृत्ति से, आचरण से। जैसे यमो राजा कुबेरो राजा इति तद्वत वर्तते इति। पूछे भाई राजा कैसा है आपका? तो बोले राजा क्या है? साक्षात यमराज है। तो यम तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? यम जैसा आचरण करता है, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे छोड़ दे। तो ऐसे राजा के लिए क्या कहेंगे? माने वैसी वृत्ति है उस राजा की, आचरण वैसा है यम जैसा। तो वृत्ति से भी अतद में तद का प्रयोग हो जाता है। कुबेरो राजा, राजा कैसा है? बोले राजा क्या है? कुबेर है, धन के खजाने खोल रखे हैं, जो भी मांगने जाए उनको दोनों हाथों से खूब देता है। तो कुबेर तो है नहीं, है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य में भी कुबेर का प्रयोग हो जाता है। तो अतद में भी तद शब्द का प्रयोग हो जाता है। मानाद, मान से माने माप से, धारण करने से। आढ़केन मिताः सक्तवः, आढ़क सक्तव। जैसे आढ़क कहते हैं 5 सेर को, तो 5 सेर से नापे हुए जो सक्तु हैं तो उनको क्या कह देते हैं? आढ़क सक्तु ले आओ भाई, ऐसे कह देते हैं। तो सक्तु ही हैं। धारणात, धारण करने से भी।
तुलायाम धृतम चंदनम, तो उसको क्या कह देंगे? तुला चंदनम इति। कौन सा चंदन लाएं? वो तुला चंदन ले आओ। तुला चंदन मतलब तुला ने जो धारण किया हुआ है। तो चंदन तो चंदन ही है, तुला का उसके साथ कोई योग थोड़ी है, तो भी उसको धारण के कारण क्या कह देंगे? तुला चंदन। सामीप्यात, समीपता से भी अतद्भाव में तद्भाव का प्रयोग होता है। गंगायाम गावश्चरन्ति इति देशो अभिधीयते सन्निकृष्टः। किसी ने पूछा कि तुम्हारी गायें कहाँ हैं आज? तो कहा गंगायाम गावश्चरन्ति, गंगा में चर रही हैं। तो गंगा में कोई पानी में थोड़ी चर रही हैं, गंगा के समीप जो भूमि है, खाली देश है, तो उस देश का अभिधान किया जा रहा है, सन्निकृष्ट देश का जो गंगा के समीप है। योगात, योग से, कृष्णेन रागेण युक्तः, कृष्ण राग से युक्त शाटकः, जो काले रंग से युक्त शाटक है। शाटक मतलब साड़ी भी होता है, शाटक छड़ी भी होता है, तो उसको क्या कहेंगे? कृष्ण। कृष्ण साड़ी, कृष्ण शाटक थोड़ी होता है, साड़ी तो साड़ी ही है, पर उस रंग के कारण उसको क्या कहेंगे? काली, कृष्ण। और साधनात्, साधन होने से भी अतद में तद का कथन हो जाता है। अन्नम प्राणः इति, अन्न क्या है? प्राण ही है। अन्न क्या है? प्राण ही है। तो अन्न तो प्राण होता नहीं है, पर प्राण का साधन है अन्न, तो साधन में भी कथन हो जाता है। आधिपत्यात्, आधिपत्य होने से भी कथन हो जाता है। अयम पुरुषः कुलम, बोले भाई ये कौन आ गए? बोले ये तो गुरुकुल ही आ गया पूरा, महाराज जी आ गए तो कुल आ गया पूरा। ये पुरुष क्या है? कुल है। तो कुल का मतलब क्या है? वहां पर पूरा कुल तो था नहीं, एक ही व्यक्ति था, आधिपत्य है लेकिन उस व्यक्ति का, तो इसलिए अयम पुरुषः कुलम, अयम गोत्रम। ये कौन व्यक्ति हैं? बोले ये भारद्वाज हैं। तो मतलब पूरा भारद्वाज गोत्र ही इस व्यक्ति में समाया, क्योंकि इन्हीं से ही शुरू हुआ था ये गोत्र। तो ऐसे आधिपत्य से भी इनका ही आधिपत्य है उस पूरे गोत्र के ऊपर, तो उस व्यक्ति को कह देते हैं। तत्र अयम सहचरण आदि योगात् वा जाति शब्दों व्यक्तौ प्रयुज्यते। तो ये जो जातिवाचक शब्द थे ये व्यक्ति में प्रयुक्त हो जाते हैं। कब? इन इन परिस्थितियों में, सहचरण, स्थान, तादर्थ, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, साधनात्, आधिपत्यात्, इन कारणों से। तो इसलिए यहाँ पर गो शब्द से व्यक्ति का ग्रहण हो जाएगा। अतद भाव में भी तद्भाव का कथन हो जाएगा। आगे पूछ रहे हैं, यदि गहु इति अस्य पदस्य न व्यक्ति अर्थः अस्तु तर्हि। तो चलो फिर उनकी बात मान के और कह रहे हैं ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि गो शब्द का या गो पद का अर्थ व्यक्ति नहीं है, तो फिर क्या है? तो आकृति को मान लेते हैं, आकृति उसका अर्थ है। अस्तु तर्हि आकृतिस्तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धेः। बोले ठीक है, ये जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को, उस प्राणी को उसकी स्वरूप की या उस स्थिति की आवश्यकता होती है ना, तो उसी से उसका अर्थ सिद्ध होता है। तो आकृति ही तद अपेक्षत्वात्, उस व्यक्ति को किसी आकृति की अपेक्षा होती है, तभी तो वो उसके लिए एक पद का प्रयोग किया जाएगा। गो पद किस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाएगा? एक खास आकृति वाले व्यक्ति के लिए। आकृतिस तद अपेक्षत्वात् सत्व्यवस्थान सिद्धेः। प्राणी का जो व्यवस्थान है, जो स्वरूप है, उसकी सिद्धि किससे होगी? आकृति से। आकृति ही पदार्थ है। यदि व्यक्ति पदार्थ नहीं है तो आकृति को तो पदार्थ मान लेते हैं। कस्मात् तद अपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धेः। उस आकृति की अपेक्षा से ही सत्व के व्यवस्थान की सिद्धि होती है। सत्व अवयवानाम तद अवयवानाम च नियतो व्यूह आकृति ही। तो कहा सत्व अवयवानाम, सत्व के अवयव, सत्व मतलब प्राणी, किसी प्राणी के
अवयव, और तद अवयवानाम च, और उन अवयवों के भी अवयव। उन अवयवों के अवयव मतलब जो खास जाति में जिनका नियत संयोग है, वो उसमें ही, उन अवयवों में ही मिलते हैं। जैसे गर्दन तो सभी की है, लेकिन गर्दन एक अवयव हो गया उस शरीर का, और उस गर्दन का भी अवयव क्या है? गलकंबल। तो वो खास जाति में मिलेगा, केवल गौ में ही मिलेगा, वो भैंस में नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा सत्व अवयवानाम तद अवयवानाम च, उस प्राणी के अवयवों का और तद अवयवानाम च, उन अवयवों के भी अवयवों का नियत व्यूह, जो एक नियत व्यूहन है, उसको क्या कहेंगे? आकृति ही, उसको आकृति कहते हैं। तस्याम गृह्यमाणायाम सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, और कह रहे हैं उनके गृह्यमाण होने पर, उस आकृति का, तस्याम गृह्यमाणायाम, उस आकृति का ज्ञान होने से सत्व व्यवस्थानम सिद्धति, उस प्राणी की व्यवस्था सिद्ध होती है कि भाई ये गो है या अश्व है या भैंस है, जो भी है। अयम गो अयम अश्व इति, तो ऐसे सिद्ध होता है कि ये गाय है, ये अश्व है। न अगृह्यमाणायाम, जब तक वो आकृति गृहीत ना हो तब तक केवल व्यक्ति के लिए उस पद की व्यवस्था नहीं होगी कि ये पद किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाए। किसी व्यक्ति को हम गो कब कहेंगे? जब उसमें एक खास आकृति आकर के जुड़ जाएगी व्यक्ति में, खास अवयव और उन अवयवों के भी अवयव, और उनका एक नियत व्यूहन हमेशा रहेगा जो कभी भी हटता नहीं है। तो उससे विशिष्ट होने पर वो पद उस प्राणी के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। न अगृह्यमाणायाम यस्य ग्रहणात् सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति तम शब्दो अभिधातुम अर्हति। तो कह रहे हैं जिसका ग्रहण होने पर सत्व व्यवस्थानम, उस प्राणी का व्यवस्थान सिद्ध्यति, सिद्ध होता है, तम शब्दो, तो उस शब्द को वो प्राणी अभिधातुम अर्हति, उसका वो धारण कर सकता है, वो ही योग्य है उसको। माने गो शब्द को धारण करने में गो आकृति सहित जो व्यक्ति है वो ही समर्थ है। सो अस्य अर्थ इति, और वही प्राणी इसका गोपद का अर्थ है। तो वास्तविक अर्थ क्या है गोपद का? व्यक्ति प्लस आकृति। तो कहा न एतत् उपपद्यते यस्य जात्या योगः, यहाँ द छूटा है, तदत्र ऐसे कर लीजिए, तदत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते गौरीति। कह रहे नहीं, केवल इतने से उपपन्न नहीं होगा। न एतत् उपपद्यते यस्य जात्या योगः तद अत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते, उस व्यक्ति और उस आकृति का, यस्य जात्या योग, जिस जाति के साथ योग हो जाता है, तद अत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते, तो यहाँ उस जाति से विशिष्ट जो व्यक्ति और आकृति, उसका गो शब्द से अभिधान होगा, वो उसका अभिधायक है। तब कहेंगे गौरीति। न च अवयव व्यूहस्य जात्या योगः, कह रहे हैं केवल जो अवयवों का व्यूह है उसका जाति के साथ योग नहीं है। कस्य तर्हि, तो किसके साथ योग है? नियत अवयव व्यूहस्य द्रव्यस्य, माने जाति का योग कब होता है? केवल व्यक्ति के साथ नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। व्यक्ति के साथ जब आकृति भी आ जाएगी तब जाति का योग होगा। तो उसी को कह रहे हैं नियत अवयव व्यूहस्य द्रव्यस्य, नियत अवयवों का जो व्यूहन है, उस व्यूह वाला जो द्रव्य है उसके साथ जाति का योग होता है। तस्मात् न आकृति पदार्थ, इसलिए आपने कहा था ना ये आकृति ही गोपद का अर्थ है, तो केवल आकृति गोपद का अर्थ नहीं है, बल्कि व्यक्ति, आकृति और जाति विशिष्ट जो सत्व है उसका अर्थ है, वो गोपद का अर्थ है, वो पदार्थ है। तो अभी सूत्रकार के माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं, भाष्यकार ने तो कह ही दिया
तो कह रहे हैं अस्तुतर ही जाति पदार्थ है। चलो, यदि आकृति भी पदार्थ नहीं है, व्यक्ति भी पदार्थ नहीं है, तो फिर एक ही बच गया, जाति। जाति को पदार्थ मान लेते हैं। व्यक्त्याकृति युक्तेपि अप्रसंगात प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जाति ही। कह रहे हैं व्यक्ति आकृति युक्ते अपि अप्रसंगात, व्यक्ति भी है, आकृति भी है, लेकिन जाति नहीं है। तो इतने से गौ की सिद्धि हो जाएगी क्या? जैसे मिट्टी की एक गाय बना के ले आते हैं, तो वो व्यक्ति भी है, उसमें आकृति भी है, गलकंबल आदि भी बना दिया उसमें। तो अब इसका दान कर सकते हैं क्या गाय के रूप में? हैं? अरे छोटे बच्चों की बात छोड़ना, बड़े बच्चों की बात कर रही हूं मैं। आपको कहें कि लो जी ये गाय दे दी आपको दान में, इसका दूध पी लिया करो। तो एक एक गाय आपके कमरों में रखवा देते हैं और गौशाला से दूध आना बंद। तो ठीक है, उसका दूध पी लिया करो। तो ये कह रहे हैं व्यक्ति आकृति युक्ते अपि, व्यक्ति और आकृति का योग होने पर भी अप्रसंगात इस गो शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रोक्षण आदि नाम मृद गव के जाति ही। उस गाय का जब दान करने लगेंगे ना, मिट्टी वाली का, तो गाय को देते समय उसका प्रोक्षण किया जाता है, जल आदि डाला जाता है उस पे। तो दान देने से पहले ही गो वहीं वहीं समा जाएगी पृथ्वी में। तो कह रहे हैं प्रोक्षण आदि नाम, जल सिंचन आदि जो करते हैं तो उसमें मृद गव के, मिट्टी की गाय के जाति ही अप्रसंगात, उसमें क्योंकि जाति नहीं है इसलिए उसका प्रयोग नहीं होता है। जाति पदार्थ, जाति ही उस गोपद का अर्थ है। कस्मात व्यक्ति आकृति युक्ते अपि मृद गव के प्रोक्षणादि नाम अप्रसंगात इति, क्योंकि व्यक्ति और आकृति से युक्त होने पर भी मिट्टी की गाय में प्रोक्षण आदि नाम अप्रसंगात, उसमें जल सिंचन आदि नहीं कर सकते हैं, जल आदि का प्रोक्षण नहीं कर सकते हैं, उसका प्रसंग, उसकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जल आदि का प्रोक्षण करेंगे तो वो तो पिघल जाएगी फिर। तो गाम प्रोक्षय, जब पंडित जी कहेंगे गाय का प्रोक्षण करो, जल आदि छिड़को, या कहेंगे गाम आनय, या कहते हैं गाम देही, तो न एतानि मृद गव के प्रयुज्यन्ते। तो ये जो वाक्य हैं शास्त्र वचन, ये मिट्टी की गाय में प्रयुक्त नहीं होते हैं। जब कहते हैं गाम प्रोक्षय, तो असली गाय लाई जाती है, उसको पानी आदि छिड़का जाता है, नहलाया जाता है, और कहते हैं अब गाय को लाओ, अब संकल्प करवाएंगे, तो मिट्टी वाली थोड़ी उठा के लाएंगे, जाति विशिष्ट को लाना पड़ेगा। गाम देही, अब गाय को दे दो। तो ये सारी क्रियाएं न मृद गव के प्रयुज्यन्ते, कस्मात जाते अभावात, क्योंकि उसमें गो जाति नहीं है, व्यक्ति और आकृति तो है लेकिन जाति नहीं है। अस्ति ही तत्र व्यक्ति ही, अस्ति आकृति ही, यद अभावात तत्र असंप्रत्ययः स पदार्थ इति, लेकिन जिसका अभाव होने से वहां पर गाय का ज्ञान नहीं हो रहा है वो जाति है, जाति का अभाव है वहां पर। व्यक्ति और आकृति तो है, तो भले छोटी भी क्यों ना हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी नन्ही नन्ही गाय बन जाए यदि, तो उसको तो हम कहाँ रख लेंगे, अपने कमरे में ही रख सकते हैं, एक कटोरी भर खाना खाएगी। अगर उसमें जाति का योग और हो जाए, लेकिन वो दूध भी कितना देगी, इतनी बड़ी गाय एक बूंद ही देगी फिर एक कटोरी खा के। ऐसे नहीं है कि मतलब आकृति तो इतनी सी चाहिए हमें और दूध एक बाल्टी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसमें कह रहे हैं केवल जाति का ही अभाव है, तो जिसके अभाव से उस पद का प्रयोग नहीं होता है तो समझ लो वो ही उस पद का अर्थ है। तो जाति ही गोपद का अर्थ है। तो तीनों ने अपनी अपनी बात कह दी। एक कह रहे हैं व्यक्ति ही गोपद का अर्थ है, दूसरे कह रहे हैं आकृति ही गोपद का अर्थ है, तीसरे कह रहे हैं जाति ही गोपद का अर्थ है। नाकृति व्यक्तेपेक्षत्वात्
जात्यभिव्यक्ते है। कह रहे हैं आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा से ही तो जाति की अभिव्यक्ति होती है। आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात्, आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा से ही तो जात्यभिव्यक्ते, जाति की अभिव्यक्ति होती है। जाति की बिना आकृति और व्यक्ति के ही अभिव्यक्ति हो जाएगी क्या? वो तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। तो जाते अभिव्यक्ति आकृति व्यक्ति अपेक्षते, जाति की जो अभिव्यक्ति है वो व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा रखती है। न अगृह्यमाणायाम आकृतौ व्यक्तौ जाति मात्रम शुद्धम गृह्यते, जब तक आप आकृति और व्यक्ति का ग्रहण नहीं करेंगे तो शुद्ध रूप से जाति मात्र का ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो जाति भी तो कहाँ रहती है? व्यक्ति में ही रहती है। तस्मात् न जाति पदार्थ इति, इसलिए जाति गोपद का अर्थ नहीं है। तो तीनों ने अपनी बात कही, तीनों का ही खंडन हो गया। न वै पदार्थेन भवितुम शक्यम कह खलु इदानीम पदार्थ इति, बोले भाई गोपद है एक और कोई पद है तो उसका अर्थ भी होना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ वाला तो कोई पद हो नहीं सकता है। तो अब हमने जब कहा कि व्यक्ति ही पदार्थ है उसका भी खंडन कर दिया, जब हमने कहा आकृति पदार्थ है उसका भी खंडन कर दिया, जब हमने कहा कि जाति ही गोपद का अर्थ है तो भी खंडन कर दिया। तो कोई तो अर्थ होना चाहिए ना। न वही पदार्थेन न भवितुम शक्यम, कोई भी पदार्थ कोई भी पद बिना अर्थ वाला तो हो नहीं सकता है। कह खलु इदानीम पदार्थ, तो आप ही बताओ फिर इस गोपद का अर्थ क्या है? तीनों ही नहीं है तो इसका उत्तर दे रहे हैं अब। व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदार्थ, बोले तीनों मिलकर के गोपद का अर्थ है, व्यक्ति आकृति और जाति। तू शब्दों विशेषणार्थ है, सूत्र में जो तू शब्द कहा ये उसके विशेषण के लिए है। किम विशिष्यते, तू शब्द से क्या विशेषित किया जा रहा है? प्रधान अंग भावस्य अनियमेन पदार्थत्वम इति, कह रहे हैं प्रधान और अंग भाव का, जब इन तीनों का नाम ही गो है, पर कहने की जब हमारी विवक्षा होती है तो कभी हम व्यक्ति को प्रधान रूप से कहना चाहते हैं, कभी आकृति को और कभी जाति को। तो ये विशेषता है। प्रधान अंग भावस्य अनियमेन, उसका नियम नहीं है कि भाई गोपद का जो अर्थ है उसमें हम व्यक्ति को ही प्रधान मानेंगे या आकृति को ही या तो जाति को ही, नहीं। जैसी विवक्षा होगी वैसे ही उसी की तीनों में से किसी एक की प्रधानता हो जाएगी। यदा ही भेद विवक्षा विशेष गतिश्च तदा व्यक्ति प्रधानम, कह रहे हैं जब इन दोनों से भेद की विवक्षा होगी हमें कहने के लिए, यदा ही भेद विवक्षा विशेष गतिश्च, और विशेष ज्ञान होगा, तदा व्यक्ति प्रधानम, तब तो व्यक्ति प्रधान होगा। अंगम तु जात्याकृति, तो तब वहाँ जाति और आकृति गौण रहती हैं। यदा तु भेदो विवक्षितः सामान्य गतिश्च, और कह रहे हैं कि जब भेदो विवक्षित है, भेद मतलब अलगाव, अलग अलग उसमें हम भेद करना चाहते हैं, भेदो विवक्षित सामान्य गतिश्च, तो कह रहे हैं तब सामान्य रूप से ज्ञान होगा। तदा जाति प्रधानम अंगम तु व्यक्ति आकृति, और जब जाति प्रधान होगा तब अंगम तु व्यक्ति आकृति, तब व्यक्ति और आकृति गौण हो जाएंगे। तदेतद बहुलम प्रयोगेषु, तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रयोग हैं और उन अनेक अनेक प्रयोगों में किसी एक की प्रधानता होगी तो किसी दो का गौण होगा। तो ये विवक्षा के ऊपर है। आकृतेस्तु प्रधान भाव उत्प्रेक्षितव्य, लेकिन कह रहे हैं कि आकृति का प्रधान भाव तो जान ही लेना चाहिए। गो कहते ही एक आकृति तो आएगी सामने। कथम पुनर्ज्ञायते नाना व्यक्ति आकृति जातय इति, बोले आपने कैसे जाना कि व्यक्ति आकृति और जाति ये तीनों अलग अलग हैं? ये कैसे पता लगा कि इस एक ही पदार्थ में तीन
इसके अर्थ हैं। इसमें व्यक्ति भी है, आकृति भी है और जाति भी है। ये कैसे पता लगा? लक्षण भेदात, बोले तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। कैसे? तो कह रहे हैं व्यक्तिर्गुण विशेषाश्रयो मूर्ति ही। तो गुण विशेष आश्रयो मूर्ति ही व्यक्ति। व्यक्ति कौन होता है? जिसमें गुण विशेष आश्रय मूर्ति, गुण विशेष की आश्रयभूत जो मूर्ति है उसको क्या कहेंगे? व्यक्ति। कोई ऐसी मूर्त जिसमें गुण विशेष का आश्रय है उसको तो व्यक्ति कहते हैं। व्यज्यते इति व्यक्ति, जो अभिव्यक्त होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। इंद्रिय ग्राह्य इति, और जो इंद्रियों का से गृहीत हो। न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सभी द्रव्य व्यक्ति नहीं है। माने जिसकी कोई मूर्ति हो जो अभिव्यक्त हो, इंद्रिय ग्राह्य हो, उसी को ही व्यक्ति कहेंगे। द्रव्य तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो द्रव्य है वो व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति है वो द्रव्य होगा, पर जो द्रव्य है वो व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है। यो गुण विशेषाणाम स्पर्शांतानाम गुरुत्व घनत्व द्रवत्व संस्काराणाम अव्यापिनः परिणामस्य आश्रयो यथा संभवम तद्द्रव्यम मूर्ति। तो कहा यो गुण विशेषाणाम स्पर्शांतानाम, स्पर्शांतानाम माने रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 है ना। तो स्पर्शांतानाम, स्पर्श अंत में है जिनके, ऐसे जो गुण विशेष, गुण विशेषाणाम स्पर्शांतानाम, उनमें गुरुत्व घनत्व द्रवत्व और संस्काराणाम अव्यापिनः, संस्कार माने वेग स्थिति, स्थिति संस्थापक जो गुण आदि हैं उनका आधार। संस्काराणाम अव्यापिनः परिणामस्य आश्रयो यथा संभवः, माने जो अव्यापक परिणाम है उनका जो आधार, अव्यापिनः परिणाम आश्रय, परिणामस्य आश्रय यथा संभवम, इनमें से कोई भी हो, तद्द्रव्यम मूर्ति, उस द्रव्य को ही मूर्ति कहेंगे। या तो उसमें गुरुत्व हो, या तो घनत्व हो, या तो द्रवत्व हो, या तो सभी भी हो सकते हैं। तो यथा संभवम, इनमें से जितना संभव है, और कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम? उस द्रव्य को मूर्ति कहेंगे। और मूर्ति को मूर्ति क्यों कहते हैं? मूर्छित अवयवत्वात् इति, इकट्ठे हैं, मूर्छित माने इकट्ठे, संग्रहित, इकट्ठे हैं अवयव जिसमें, उसको मूर्ति कहते हैं। मूर्छित अवयवत्वात् मूर्ति इति। तो ये इन्होंने किसकी व्याख्या कर दी? व्यक्ति की। ऐसे ही फिर अभी आकृति और जाति की भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा बचा है, इसको कल कर लेंगे, अभी समय हो गया, आज यहीं विराम लेते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।